तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था स्टोइकियोमेट्री और पीओएसी। आज के लेक्चर में हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिडजी एग्ज़ाम। मैं हूं आपके साथ रवि गुप्ता। हमारा ये जो बैच चल रहा है फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस सिखाया जाएगा, ये एक फाउंडेशन बैच है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो मोल कॉन्सेप्ट है, जिसका लेक्चर नंबर 4 है आज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या है देखो ज़रा। परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी के नाम से क्या पता चल रहा है कि किसी भी सब्सटेंस में कितनी प्योरिटी है उसका परसेंटेज। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अगर हम एक एग्जांपल लें डेयरी मिल्क का। ठीक है, बेसिकली एक चॉकलेट है। तो जब तुम दुकान पे जाते हो तो क्या करते हो, डेयरी मिल्क बोलते हो कि भैया एक डेयरी मिल्क दे दो। उसने आपको एक जब डेयरी मिल्क दिया तो उस डेयरी मिल्क में आपके ऊपर एक रैपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, आपके चॉकलेट के ऊपर। उसको जब आप फाड़ के हटाते हो फिर अंदर से छोटा सा चॉकलेट निकलता है। ठीक, तो आप खाते कौन सा पार्ट हो, ये चॉकलेट वाला पार्ट खाते हो। ये बेसिकली चॉकलेट वाला पार्ट आप खा जाते हो और ये रैपर क्या करते हो, फेंक देते हो। तो क्या आपने यहाँ पे ये चीज़ गौर किया, आपने उसको पैसे दिए 10 रुपये, 30 रुपये, जितने भी, चलो 10 रुपये की डेयरी मिल्क थी। ठीक है, तो 10 रुपये में आपने इम्प्योर सैंपल खरीदा है और उस इम्प्योर सैंपल से प्योर सैंपल को आपने अलग किया है। बेसिकली अगर हम इस डायग्राम से समझें तो ये डेयरी मिल्क आप खरीदने गए, इस डेयरी मिल्क से आपने रैपर अलग किया और चॉकलेट अलग किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप खाते हो चॉकलेट जो कि एक प्योर सब्सटेंस है, और जो आप निकाल के फेंक देते हो वो है आपका रैपर जो कि एक इम्प्योर सब्सटेंस है। लेकिन ये दोनों सब्सटेंस आपके थे कहाँ पे मौजूद, वो तो थे आपके इम्प्योर सैंपल में मौजूद। मतलब कि जो डेयरी मिल्क आपने खरीदा दुकानदार से 30 रुपये में या 10 रुपये में। ठीक है, मान लिया कि उस डेयरी मिल्क का जो वेट था, जो आपने दुकानदार से परचेज किया, उसका वेट था 30 ग्राम। ठीक, इस 30 ग्राम में रैपर का कुछ वेट होगा, सपोज करो 5 ग्राम वेट होगा। तो बचा कितना, 25। और ये 25 क्या होगा, चॉकलेट होगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है। आपने डेयरी मिल्क खरीदा 30 ग्राम का, जिसमें 5 ग्राम आपका रैपर था और 25 ग्राम जो बचा वो आपका क्या था, चॉकलेट। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि एक बात बताओ, चॉकलेट कितने परसेंट था उसमें, तो आप क्या बोलोगे, 25 ग्राम चॉकलेट था, टोटल 30 ग्राम वेट था उसका, और आप परसेंटेज पूछ रहे हो तो 100 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना परसेंटेज चॉकलेट था उसमें, मतलब कि प्योर सब्सटेंस कितना था जो कि आप खा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आता है परसेंटेज प्योरिटी का, कि मास ऑफ प्योर कंपाउंड, मास ऑफ प्योर कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर कंपाउंड। ठीक है, या मास ऑफ प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। ये आपका बताता है परसेंटेज प्योरिटी। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन भी इससे ही सॉल्व होगा। ठीक, वो स्टोइकियोमेट्री से हमने सॉल्व किया था, आप परसेंटेज प्योरिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल देखो जरा। क्वेश्चन दिया है आपके पास कि अगर अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह का स्टेटमेंट गिवन है कि 40 ग्राम ऑफ 80% प्योर NaCl है, इसका मतलब आप क्या समझोगे, इस लाइन का मतलब क्या समझोगे। तो इस लाइन का ये मतलब है, कहीं भी इस तरह का आपको लाइन मिले तो आपको इससे ये समझना है कि आपका जो इम्प्योर सैंपल है वो है 40 ग्राम। ठीक है, आपका जो इम्प्योर सैंपल है वो है 40 ग्राम, और इस 40 ग्राम इम्प्योर सैंपल में 80% जो है वो आपका प्योर NaCl है। तो इस 40 ग्राम का 80% कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। और यही 32 ग्राम आपका जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये चीज़ समझ में आता है, यही पार्टिसिपेट करेगा आपके रिएक्शन में, क्योंकि इम्प्योरिटी तो निकल जाएगी ना बाहर। आर्केन मतलब रिएक्शन, इम्प्योरिटी तो बाहर निकल जाएगी आपकी, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, जो प्योर सब्सटेंस बच जाता है, जो प्योर कंपाउंड बच जाता है वो। ठीक है, तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं, हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, चैप्टर के एंड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखो ये एक बेसिक टर्म है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है आप सब लोग जानते हो, बट एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक, इस चैप्टर में आपको सॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने को आएंगे, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या कहता है ज़रा देखो, द होमोजीनियस मिक्सचर, द homogeneous mixture of two or more components whose composition varies with certain limit is called what, solution।
मिक्सचर है वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है, जो एक दूसरे से पूरी तरह क्या हो जाए, घुल जाए, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समांग। समांग मिश्रण होता है ना, जो पूरी तरह से क्या हो जाए, एक दूसरे में घुल जाए। ठीक है, तो वैसे मिक्सचर जो एक दूसरे में पूरी तरह से होमोजीनियस है, घुल जाए, दो या दो से अधिक कंपोनेंट होने के बाद उनका कॉम्पोजिशन अगर एक सर्टेन लिमिट के बाद वेरी करता है तो वो क्या बनाता है, हमारा एक सॉल्यूशन। इसको आओ जरा हम एक चीज़ और ऐसे समझते हैं। सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन मिनिमम दो कंपाउंड से मिलके बना होता है, मिनिमम दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा होता है तो मिनिमम दो लेकर चलते हैं, दो रहेगा फिर जाके आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो जब दो कंपोनेंट रहेगा तब हम कहेंगे कि वो बाइनरी सॉल्यूशन है। बाई मतलब क्या होता है, टू। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन बनता कैसे है, तो सॉल्यूशन के अंदर होता है आपका सॉल्यूट और फिर रहता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है जरा देखो। मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ मत देखो, अभी यहाँ देखो। एक एग्जांपल लिया, सपोज करो दिस इज़ योर ग्लास, इसमें आपने भर दिया है वाटर। वाटर है 1 लीटर, और सपोज करो ऊपर से आपको शुगर डालना है, 2 ग्राम शुगर। एक बात बताओ, ये 1 लीटर वाटर ज़्यादा है या 2 ग्राम शुगर ज़्यादा है? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर 1 लीटर वाटर ज़्यादा है। तो 1 लीटर वाटर ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 लीटर वाटर ज़्यादा है, तो मैंने कहा कि इस 1 लीटर वाटर में अगर आप 2 ग्राम शुगर ऐड करोगे तो ये जो शुगर है ये पूरी तरह से वाटर में मिल जाएगा, घुल जाएगा। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल घुल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है घुला दो। तो पूरी तरह से घुलाने के बाद ये शुगर गायब हो गया और ये बिल्कुल वाटर दिखने लगा। तो मैंने ये कहा कि शुगर यहाँ पे लेस अमाउंट में था, देखो यहाँ शुगर लेस अमाउंट में था और वाटर ज़्यादा अमाउंट में था। फिर जो सॉल्यूशन बना इन दोनों को मिलाने के बाद, क्योंकि ये दो कंपोनेंट थे इसलिए इनको हम बाइनरी बोलेंगे। इन दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो एक सॉल्यूशन बना वो देखो वाटर के फॉर्म में ही है अभी। इसका ये मतलब है कि इस पूरे सॉल्यूशन ने वाटर का फेज गेन कर लिया है। ये चीज़ समझ में आती है? तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि सॉल्यूशन वो होगा जो कि फेज ऑफ सॉल्वेंट को गेन कर लेगा। तो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वो है जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद रहे, मोर अमाउंट में जो मौजूद रहे उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। जैसे यहाँ देखो वाटर ज़्यादा अमाउंट में मौजूद था और सॉल्यूशन ने वाटर का फेज गेन कर लिया, इसका मतलब वाटर यहाँ पे क्या था, सॉल्वेंट था। लेस अमाउंट में कौन सा था, शुगर था। शुगर लेस अमाउंट में था इसलिए ये क्या हो गया, सॉल्यूट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा चीज़ है। अभी देखो सपोज करो कि सपोज करो यहाँ पे तुमने ले लिया है 1 लीटर ऑफ वाटर, चलो ठीक है, और इसमें तुम शुगर ऐड कर रहे हो 5 kg, सपोज करो 5 kg शुगर। अब एक कंपैरिजन लगाओ दोनों में, ज़्यादा अमाउंट में कौन होगा, शुगर या वाटर? ऑब्वियसली तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो 5 kg शुगर बहुत ज़्यादा हो गया, 1 लीटर वाटर तो बहुत कम है, मतलब एक छोटा सा ग्लास नॉर्मल सा। तो यहाँ पे अगर मैं इस 5 kg शुगर को मिलाऊं 1 लीटर वाटर में, तो ये पूरा फेज, क्या ये पूरा का पूरा ग्लास शुगर से भर जाएगा? तो ये क्या पूरा फेज तुम्हारा शुगर वाला ले लेगा? तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे शुगर लार्ज अमाउंट में है इसलिए यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, और सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पूरे सॉल्यूशन ने शुगर का फेज ले लिया है, और जो सॉल्यूशन का फेज ले ले वही क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, लेस अमाउंट में जो मौजूद रहता है वो क्या होता है, तुम्हारा सॉल्यूट होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हो। ठीक है, कहीं भी समझ में अगर नहीं आता है तो। ओके, आगे देखो हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? अभी तक आपने क्लास 9 10th में पढ़ा होगा ना कि सॉल्यूशन सिर्फ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होते हैं, बट आज हम थोड़ा सा उससे ऊपर पढ़ेंगे। सॉल्यूशन टोटल 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से आज जरा देखते हैं। 9 10th में तुमने पढ़ा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब तो तुम्हें पता है क्या होता है, कि जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूट और वो जो सॉल्वेंट है वो पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स है। अब
मतलब ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है एक दूसरे में। अब जो है थोड़ा सा और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं मिला सकते हो सॉल्वेंट में, क्योंकि अब मिलाओगे तो वो है ना अच्छे तरीके से मिक्स नहीं कर पाएगा, अच्छे तरह से होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना पाएगा। ठीक है। अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि अगर आपका एक सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में तुम और सॉल्यूट मिला सकते हो, मतलब लेस सॉल्यूट है यहाँ पे। ठीक। सैचुरेटेड में क्या था, सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों इक्वल अमाउंट में थे, सो दैट कि अब एक्स्ट्रा सॉल्यूट और नहीं मिला सकते हो। सुपर सैचुरेटेड ये बोलता है आपको कि देखिए सॉल्वेंट तो आपके पास है और सॉल्यूट भी आपके पास है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिल चुके हैं, अब और सॉल्यूट नहीं मिल सकता है। लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा गर्म कर दिया इसको। ठीक है। थोड़ा सा और गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने पे इसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और आप थोड़ा और सॉल्यूट मिला सकते हो इसमें। ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों समझ में आया। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके क्या हो, फिक्स अमाउंट में हो, उसमें अभी और आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या हुआ, जिसमें आप और सॉल्यूट मिला सकते हो। सुपर सैचुरेटेड क्या हुआ, जिसमें कि आप और सॉल्यूट कब मिला सकते हो, थोड़ा और गर्म करके सॉल्वेंट को। ठीक है। नॉर्मली ऐसे नहीं मिलेगा वो, थोड़ा और गर्म करेंगे, थोड़े और सॉल्यूट को ऊपर से मिलाएंगे, तब जाके ये एक सॉल्यूशन का क्रिएशन करेगा। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन बाइनरी, ट्राइनरी, क्वाटरनरी। बाइनरी मतलब मैंने बताया था सॉल्यूशन में दो कंपाउंड हो, ट्राइनरी मतलब तीन कंपाउंड, और क्वाटरनरी मतलब चार कंपाउंड हो जिस सॉल्यूशन में, उसे क्या कहेंगे, क्वाटरनरी। नेक्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन का टाइप है वो है आपका हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। देखो हालांकि ये तो हमें पढ़ना क्लास 12th में है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो। हाइपोटोनिक किसे कहते हैं जरा देखो, हाइपोटोनिक में जो सॉल्यूट होते हैं वो फ्यूअर अमाउंट में होते हैं। ठीक है। फ्यूअर अमाउंट में सॉल्यूट होते हैं और मोर अमाउंट में क्या होते हैं, सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी और सॉल्यूट की मात्रा कम। आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सेम होंगे। ठीक है। और ये जो आपका हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक में सॉल्यूट आपका ज़्यादा होगा और आपका सॉल्वेंट कम होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ओके। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखो, नेक्स्ट है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ये क्या कहता है जरा देखो, ट्रू सॉल्यूशन होता है आपका होमोजीनियस। ये जो ट्रू सॉल्यूशन है दिस इज योर होमोजीनियस हमेशा, और ये दोनों होता है आपका हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस और ये हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या, जैसे कि अगर सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लें, सॉल्ट एंड वाटर, तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। पता ही नहीं चलता है कि आपने उसके अंदर सॉल्ट मिलाया भी था। ठीक है। अब देखो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है जैसे कि तुम टूथपेस्ट ले लो। ठीक है। जैसे कि तुम क्या करो, टूथपेस्ट ले लो। टूथपेस्ट में क्या होता है, लिक्विड फेज एक रहता है, उसके ऊपर एक सॉलिड फेज डिस्पर्स्ड रहता है। जैसे टूथपेस्ट जब तुम लेते हो ना, तो टूथपेस्ट यहाँ पे मैं देखो बताता हूँ, टूथपेस्ट जब तुम लेते हो तो टूथपेस्ट जो निकलता है, ठीक है, डायग्राम गलत हो गया, वेट थोड़ा सा बढ़िया वाला डायग्राम बना लूँ मैं। तुमने ले लिया टूथपेस्ट, ठीक है, चलो यही है ना टूथपेस्ट जो ब्रश पे लेते हो। चलो तो टूथपेस्ट जब तुमने लिया, वो टूथपेस्ट क्या होता है ना, कि उसका जो फेज होता है डिस्पर्स्ड फेज, वो लिक्विड होता है, और जिस फेज में वो मिला हुआ रहता है वो आपका, जो ऊपर का फेज जो मिला हुआ रहता है वो आपका सॉलिड होता है। जैसे कि देखो जब इसको तुम निकालोगे तो थोड़ा सा लिक्विड रहता है, ठीक है, और ऊपर से ये जो और थोड़ा सा हार्ड भी रहता है, हार्ड इन सेंस कि थोड़ा सा बहुत लिक्विड की तरह, पानी की तरह नहीं होता है,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज जो आपका होता है वो सॉलिड होता है, और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। क्लियर है? ओके, सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन होता है आपका सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर ले लो आप, सैंड एंड वाटर क्या हो जाएगा आपका, सस्पेंशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बारे में आओ जरा हम समझते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कहता है, देखो नाम से पता चल रहा है ना, लिमिटिंग रिएजेंट, इसके नाम से पता चलता है। और ये क्या कहता है जरा देखो, द रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इस पूरे रिएक्शन में जो रिएजेंट पहले ख़त्म हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि देखो ये एक तुम्हारे पास एक एग्जांपल गिवन है सपोज, जिसमें ये दोनों क्या है आपके रिएक्टेंट है। ये पढ़ चुके हो पहले क्लास में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। दिस इज योर रिएक्टेंट, ठीक है, एंड दिस फोर्स इज योर व्हाट, प्रोडक्ट, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। अब देखो, अब क्या होता है कि शुरू में सपोज कर लो तुमने 2 मोल्स ऑफ 2A लिया है, 2 मोल्स ऑफ 3B लिया है। ठीक है, इन दोनों में हम कैसे पता करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ये डेफिनेशन क्या बोलता है जरा देखो ना, डेफिनेशन कि वैसा रिएजेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए, पहले ख़त्म हो जाए, पहले ख़त्म हो जाए। ठीक है, कंज्यूम्ड अर्लियर मतलब पहले ही ख़त्म हो जाए। अब देखो 2 मोल 2A का भी है, 2 मोल 3B का भी है, इन दोनों में पहले ख़त्म कौन होगा, कैसे हमको पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाउ टू रिकॉग्नाइज। तो आओ जरा देखते हैं कैसे पहचानेंगे हम कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो उसके तरीके देखो क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड द गिवन नंबर ऑफ मोल्स विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। मतलब क्या, जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स है, अगर गिवन नंबर ऑफ मोल्स नहीं भी है, मास के टर्म में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उसको मोल में पहले कन्वर्ट करोगे, उसके बाद से इस मोल को, ठीक है, यहाँ पे इस मोल को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने पे जिसकी वैल्यू लेस आएगी, लोअर वैल्यू, वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटेड रिएजेंट है, लिमिटिंग होगा, सॉरी। ठीक, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर 0.66। ठीक है, तो इन दोनों में बताओ, इन दोनों में लेस वैल्यू किसकी है, इन दोनों में लेसर वैल्यू किसकी है। आप बोलोगे सर इन दोनों में लेसर वैल्यू है 0.66, इसका मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, 3B हो गया। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कुछ भी समझ में नहीं आया, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, देखो वही जो एग्जांपल हमने लिया था अभी जस्ट, 2A प्लस 3B जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है 4C का, इसको हम देखते हैं और समझते हैं डिटेल्स में कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। देखो वेन एवर देयर इज अमाउंट ऑफ 2 रिएजेंट्स आर गिवन, विल कंसिडर लिमिटिंग रिएजेंट। देखो देखो रिएजेंट होगा, सॉरी फॉर दैट, ये टाइपिंग वालों की गलती है यहाँ पे, दिस इज रिएजेंट। चलो इसको काट के लिख देता हूँ। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट का पता करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 रिएजेंट्स या 2 रिएक्टेंट होने जरूरी है, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब मान लो यहाँ पे एक तुम्हारे पास रिएक्शन दिया हुआ है और तुम्हें पता करना है कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो अभी जस्ट मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था वो कौन था, 3B था। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आई थी, कम आई थी। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमें जब पता चल चुका है कि 3B इज़ योर लिमिटिंग रिएजेंट, इनिशियली हम इसका 2 मोल लेकर चल रहे हैं, इनिशियली हम इसका भी 2 मोल लेकर चल रहे हैं। शुरू में हमारे पास जब रिएक्टेंट है तो बिना रिएक्शन के तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, इसका मतलब प्रोडक्ट अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, जीरो है। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे क्या होता है कि आपके रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट का धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा होता है। बट यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि पहले रिएक्शन में ख़त्म कौन हो जाएगा पूरी तरह से। तो हमें पता है कि 3B जो है ये रिएक्शन में पूरी तरह से पहले कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
तो एक बात बताओ, 3b तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है, 3b के लिए कितना a बन रहा है? 2a बन रहा है। यहाँ देखते जाना, 3b के लिए कितना a बन रहा है? 2a बन रहा है। तो 1b के लिए कितना बनेगा? 3/2 है, सॉरी 2/3 है। 3 के लिए 2 बन रहा है, तो 1 के लिए कितना बनेगा? 2/3 है। ये बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? तो यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ, अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना, इसका मतलब कि ये पूरी तरह से रिएक्शन में पहले ख़त्म होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें 0 करनी है, ठीक है। तो ये 2 मोल ख़त्म होने में ये a कितना कंज्यूम होगा? 3 के लिए 2 था, 1 के लिए 2/3 होगा, तो इस 2 के लिए ये कितना कंज्यूम होगा? 2/3 इंटू 2 है, तो इतना कंज्यूम होगा। इसका मतलब कि इतना एक ख़त्म होगा। ये समझ में आता है? फिर यहाँ 2 2 4/3 है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया? 2/3। इसका मतलब कि इस 2 मोल ऑफ 3b के लिए जो 2a है आपका इतना कंज्यूम होगा और बचेगा कितना? 2/3। ये चीज़ क्लियर है? ओके। अब देखो, जब ये 3b आपका ख़त्म हो रहा है तो 4c बन भी तो रहा है ना। तो इस 3b के लिए कितना c बन रहा है? 4c। तो 1 के लिए कितना बनेगा? 4/3c। तो इसके कितने मोल को कंज्यूम होने के बाद c हमारा कितना बन रहा है वो हम चेक करेंगे। तो इसके 2 मोल्स कंज्यूम होने के बाद हमको चेक करना है। तो 1 के लिए 4/3 था, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू 2। इसका मतलब कि जब 2 मोल ऑफ b 3b जब कंज्यूम होगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट है, पूरी तरह से जब ख़त्म हो जाएगा तब हमारा 8/3c फॉर्म होगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है? ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट, इस पे हम प्रॉब्लम भी करेंगे आगे। अभी यहाँ तक ये समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखो, लिमिटिंग रिएजेंट लगाने के लिए हमेशा आपका इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम यहाँ पे पीओएसी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पीओएसी याद करो उसमें बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ बैलेंसिंग की ज़रूरत है। यहाँ बैलेंसिंग की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे पीओएसी नहीं लगा सकते हो। इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आओ ज़रा देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एन अमाउंट ऑफ 1 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ Ag प्लस एंड 1 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ CrO4 reacts with each other to form solid Ag2CrO4. What is the amount of Ag2CrO4 formed? ये आपसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जहाँ भी हो एक बार ट्राई करो, एक बार नहीं ट्राई करोगे तो मैं तो बनाऊंगा ही। देखो जरा हम इसको कैसे अप्रोच लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि Ag प्लस, आपका ये जो Ag प्लस है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? CrO4 के साथ, और ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है? Ag2CrO4 कर रहा है। अब हमें यहाँ पे, हमने लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा कि बैलेंसिंग जरूरी है। यहाँ देखो 2Ag है, यहाँ भी 2Ag होगा, CrO4 यहाँ है, CrO4 है, यहाँ पे बैलेंस है। ओके, चलो अब देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस है कि नहीं जरा ये देखो। यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 2 माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो गए 0, दोनों इलेक्ट्रॉन से भी बैलेंस है, नंबर ऑफ एटम से भी बैलेंस है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। सबसे पहला काम ये है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेट करो लिमिटिंग रिएजेंट को। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हमारा पहला काम ये था कि हम लिखेंगे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियल मोल्स हमारे पास हैं कितने? 1 इंटू 10⁻³ और इसके भी हैं 1 इंटू 10⁻³। ये प्रोडक्ट है, शुरू में कुछ रहता है नहीं। ओके, पेन चेंज करने दो। अब देखो फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या, सॉरी यहाँ पे क्या करते हो तुम? फाइनली कहने का मतलब कि तुम यहाँ पे क्या करते हो, इसके कोएफिशिएंट से तुम इसको डिवाइड करते हो, इसके कोएफिशिएंट से तुम इसको डिवाइड करते हो। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, 2 से डिवाइड किया तुमने यहाँ पे, इसका 1 है, 1 से डिवाइड किया तो 1 होगा। ये कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻³ और ये होगा 1 इंटू 10⁻³। यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है? ओके, तो यहाँ पे लेस वैल्यू किसकी है? 0.5 की। इसका मतलब कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? 2Ag प्लस हो गया, ठीक है। ओके,
यहाँ देखो 2Ag प्लस हमारा जो था वो लिमिटिंग रिएजेंट था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस दिस गिव्स Ag2CrO4। ये है लिमिटिंग रीजेंट कौन था, 2Ag था। तो एक बात बताओ, इस 2Ag के लिए ये कितना बन रहा है 1, इनिशियली इसकी वैल्यू कितनी थी 1 इंटू 10⁻³ इसकी भी वैल्यू थी, 1 इंटू 10⁻³ इसकी भी वैल्यू थी। ठीक है, इस 2 के लिए ये कितना था 1, तो इस 1 के लिए ये कितना हो जाएगा 1/2। चीज़ समझ में आता है कि नहीं। इस 2Ag प्लस के लिए ये 1Ag2CrO4 है ना, तो इस 1Ag के लिए ये कितना हो जाएगा 1/2 AgCrO4। इसका मतलब कि ये कितना बनाएगा 0.5। तो इसके इतने के लिए पूछ रहा है ना, तो इसके इतने के लिए ये कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 10⁻³ इसका मतलब ये कितना बनाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ बनाएगा। ओके, तो आपसे पूछ रहा है क्या, मास पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस फाउंड, मतलब कि कितना मास उसका तैयार हुआ है। अमाउंट मतलब बेसिकली क्या, मास। ठीक है, पेन चेंज करने दो पहले। ओके, तो इसका मास कितना तैयार हुआ, हमारे पास इसके मोल्स हैं, दिस इज योर वाट मोल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना n ऑफ Ag2CrO4 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ इसका मॉलिकुलर मास या मोलर मास कितना हो जाएगा। देखो Ag का मोलर मास होता है 108, और वैसे वैसे Ag कितने बार है 2 बार, प्लस क्रोमियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 52। ठीक है, 52 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। ओके, यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 332। ऐड कर लो इसको। तो यहाँ से आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, और आपसे पूछ रहा है ये। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, W इज इक्वल टू N इंटू एम, मतलब कि 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 332, और ये आपका जो आंसर आ जाएगा दिस विल बी योर 0.166 ग्राम, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का यूज़ करके आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो अब कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपको घर से बना के लाना है, ये क्वेश्चन आप ज़रा नोट कर लो, ये क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अच्छा लगा हो वीडियो अगर तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो बाय बाय।